सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इंटरनेशनल लॉ में, जिसका नाम है द राइट ऑफ पैसेज केस। हमने इसमें बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, बहुत सारी वीडियो पढ़ ली हैं। मैंने सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में बना रखी है, प्लेलिस्ट में डाली है। इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केसेस हैं। तो ये उसी सीरीज में एक वीडियो है, द राइट ऑफ पैसेज केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इंटरनेशनल लॉ का। तो इसे ध्यान से समझना, ये देखना कि इसको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें हुआ क्या था, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये केस है बेसिकली पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का। तो एक देश है जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं और एक है इंडिया। तो इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, कुछ डिस्प्यूट हुआ था। 1960 में ये आईसीजे का जजमेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो समझते हैं यार पूरा केस क्या है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझे इस केस के। ये बात हम सबको पता होगी कि 1498 में इंडिया में कौन आया था, वास्को डी गामा बाय सी रूट। लेकिन आया कहाँ से था, पुर्तगाल से ही आया था, पोर्टुगल से आया था, ठीक है। अब पुर्तगालियों का यहाँ पे कब्जा था इंडिया में। उसके बाद मतलब रूल्स चेंज होते गए, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने हिस्ट्री में। लेकिन पुर्तगालियों का भी यहाँ पे एक अच्छा खासा कंट्रोल रहा है इंडिया में। अब क्या होता है 1947 में हम हो जाते हैं इंडिपेंडेंट, हम हो जाते हैं आज़ाद। लेकिन इनकी कुछ कॉलोनीज रह जाती है इंडिया में, जैसे कि जो मेन कॉलोनीज है दादर एंड नागर हवेली एंड गोवा की इसमें बात होने वाली है, ठीक है। गोवा सबने सुना होगा, वहाँ भी पुर्तगालियों का कब्जा था। और जब हम 47 में आज़ाद हुए तो ये कुछ टेरिटरीज थी, बहुत सारी टेरिटरीज थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी उस टाइम पे। तो ऐसे ही कुछ टेरिटरीज थी जो पोर्टुगल के कंट्रोल में थी, हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अब भैया 47 में हम हो गए आज़ाद, हमने मना कर दिया भैया अब आप हमारे लैंड बॉर्डर में कैसे घुस सकते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है। अब उनको दादर नागर हवेली पहुंचने के लिए पुर्तगालीज ऑफिशियल्स को क्या चाहिए था, इंडियन टेरिटरी में आने के लिए परमिशन चाहिए थी। जैसे और लोग आते हैं भैया वीज़ा लो, पासपोर्ट बनाओ, बिल्कुल एक तरीके से आओ। लेकिन उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी टेरिटरीज थी ना, इसमें तुम हमें कैसे रोक सकते हो। तो यही सारा इशू है, ठीक है। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 टेंशंस रोज एंड इंडिया रिस्ट्रिक्टेड दिस पैसेज। जो पैसेज वो पहले करते थे इंडिया ने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इंडिया अपनी साइड में सही और पोर्टुगल अपनी साइड में सही। अब पोर्टुगल कहाँ पहुंच गया इस केस को लेकर, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया। अब इसका क्लेम क्या था पोर्टुगल का, वो समझिए। पोर्टुगल चाहता था कि पोर्टुगल क्लेम द राइट ऑफ पैसेज, ये चाहता था कि हमें राइट ऑफ पैसेज मिले, तभी इस केस का नाम है द राइट ऑफ पैसेज केस। पर किसके लिए, फॉर प्राइवेट पर्सन, हमारा कोई भी व्यक्ति आना चाहे वो आ सकता है फ्रीली। उसके बाद हमारा कोई भी सामान आना चाहे वो भी आ सकता है। एंड आर्म्ड फोर्सेज भी अगर हमारी आना चाहे तो उसको कोई इंडिया वाले रोक नहीं सकते, इसका कहना था पोर्टुगल का। बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एंड ट्रीटी राइट्स, इसने कहा देखो बहुत टाइम से ये हम करते हुए आ रहे हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस हो गई है और हमारे बीच में ट्रीटी भी है। तो ये इसका कहना था पोर्टुगल का, ये इसका बैकग्राउंड है केस का, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया कि इसमें आपको पता चल गया होगा होने क्या वाला है, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, अब समझते हैं। दिस केस डील्स विद अ क्वेश्चन क्या था, relating to the right of Portugal to send its nationals and military through the Indian territory। इंडियन टेरिटरी के थ्रू क्या वो अपने नेशनल्स और मिलिट्री भेज सकता है कि नहीं, यही इसमें मेन क्वेश्चन था। पोर्टुगल ने क्लेम किया दिस राइट बेस्ड ऑन ट्रीटी ऑफ 1779। एक ट्रीटी हुई थी 1779 में, हम तो आज़ाद हुए नहीं थे। अब भाई जो पहले के लोग हैं वो किससे क्या ट्रीटी कर रहे हैं, वो उस टाइम के हिसाब से बेनिफिशियल होगी ना। तो ट्रीटी क्या थी, कॉन्क्लूडेड बिटवीन पोर्टुगल एंड देन मराठा रूलर। तो पेशवा चलते थे उस टाइम में, तो उनके बीच में कोई ट्रीटी हुई होगी, पेशवा के बीच में और पोर्टुगल के जो भी रूलर थे उनके बीच में। अब वो ट्रीटी क्या थी, ट्रीटी का मैंने नाम ढूंढ के निकाला है। ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है। दिस ट्रीटी इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड पोर्टुगीज टू पोर्टुगीज कंट्रोल। दादर एंड नागर हवेली की जो टेरिटरीज है, ठीक है, उसको किसके कंट्रोल में दे दिया था, पोर्टुगीज के कंट्रोल में दे दिया था इस ट्रीटी के थ्रू, ट्रीटी ऑफ पूना। भैया 1779 की ट्रीटी है, चलो ठीक है, चलती आ रही थी। इसके बाद क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ब्रिटिशर्स का रूल आया इंडिया में, तो उन्होंने भी इस ट्रीटी को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। द राइट ऑफ पैसेज ग्रांटेड इन फेवर ऑफ पोर्टुगल वॉज सब्सिक्वेंटली अलाउड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो। तभी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भैया हमारा तो कब्जा कब से हो गया, 400 साल पहले के आसपास से हो गया, 1779 से हो चुका है हमारा कब्जा, तो अब तो इसको कोई हटा ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे इंडिया का क्या पॉइंट्स थे। तो
तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए की इश्यूज क्या निकलते हैं इस केस से। 3 की इश्यूज है, 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिड पोर्टुगल हैव अ लीगल राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी टू इट्स एनक्लेव्स। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या पोर्टुगल का लीगल राइट बनता है, लीगल राइट ऑफ पैसेज बनता है ओवर इंडियन टेरिटरी टू इट्स एनक्लेव्स, कि वो पहले इंडियन टेरिटरी में आए फिर अपने एनक्लेव्स में जाए और इसके लिए उसे कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। क्या पुर्तगालियों का ये लीगल राइट है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कोर्ट के सामने था कि इज दिस राइट बेस्ड ऑन ट्रीटी, कस्टम और हिस्टोरिकल यूसेज। क्या ये जो राइट है ये ट्रीटी पे बेस्ड है, कस्टम पे बेस्ड है, या फिर इसका हिस्टोरिकल यूसेज है, क्या है ये भी पता करना है कोर्ट को। एंड तीसरा क्वेश्चन ये था कि इज इंडिया वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ बाय रिस्ट्रिक्टिंग दैट राइट। अगर इंडिया उसको यहाँ पास होने से मना कर रहा है पुर्तगालियों को, तो क्या इंडिया कोई भी इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा है या फिर नहीं, इसका भी कोर्ट को पता लगाना था। तो 3 क्वेश्चन हमने जान लिए। अब समझते हैं इन दोनों ने क्या क्या अपनी स्टेटमेंट्स रखी है। तो सबसे पहले पोर्टुगल की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, पोर्टुगल कहता है, क्लेम करता है दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ गिव इट अ राइट ऑफ पैसेज, क्योंकि हम बहुत टाइम से ऐसा करते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा कस्टम बन चुका है और इस हिसाब से हमें राइट ऑफ पैसेज मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रखता है कि इट रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ पीसफुल पैसेज फ्रॉम 1779 से 1954 तक ये करते हुए आ रहे हैं, तो अब हमें क्यों रोका जा रहा है। तो ये इन्होंने क्या कहा कि भैया पीसफुल पैसेज हमें मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद asserted that India was obligated to allow passage for officials, private person and armed forces। हम सभी को, चाहे वो हमारे ऑफिशियल्स हो, चाहे प्राइवेट पर्सन हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस क्यों ना हो, इन तीनों ही कैटेगरीज को क्या मिलना चाहिए, पैसेज मिलना चाहिए इंडियन टेरिटरी से। तो ये कहना है पोर्टुगल का। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार आज़ाद तो 47 में हो गए, ये कह रहा है पीसफुल पैसेज 1954 तक है। तो देखिए आज़ाद हो गए तो नेक्स्ट डे से हम सारी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते ना, वो तो हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। ठीक है। 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद भी बहुत सारी टेरिटरीज थी जो अलग अलग देश के अलग अलग राजाओं के कंट्रोल में थी, तो हमने धीरे 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 एनेक्सेशन और ये सब चीज़ें करनी शुरू करी, फिर जाके इंडिया क्या बना, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाए। तो अगर आप देखेंगे ना कई सारी चीज़ें जो स्टेट्स की, जैसे अगर आप लेटेस्ट एग्जाम्पल भी देखें तो तेलंगाना कब अलग हुआ, 2011 में। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी पहले एक होते थे, सन 2000 में ये अलग हुए। तो ये चीज़ें चलती रही है, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं, कोई किसी के कंट्रोल में है तो एकदम से हम नेक्स्ट डे से नहीं ले सकते। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पुर्तगालियों की स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब इंडिया की बातें करते हैं। ठीक है। इंडिया कहता है, इंडिया भी 3 पॉइंट्स में कहता है कि इट स्टेट दैट इट हैड सॉवरेनिटी ओवर द टेरिटरी एंड कुड रेगुलेट और डिनाई पैसेज। इंडिया ने कहा हम आज़ाद हो चुके हैं, हमें सॉवरेनिटी मिल चुकी है, इसको वर्ल्ड ने मान लिया है, तो अब हम अपना एरिया कैसे रेगुलेट करते हैं इसको हमें कोई बता नहीं सकता। ठीक है ना। एंड कुड रेगुलेट और डिनाई पैसेज, हम चाहें तो आने दें चाहे तो ना आने दें, ये किसकी मर्जी है, हमारी मर्जी है एज अ इंडिया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये था एनी प्रीवियस अलाउंस वॉज अ मैटर ऑफ कर्टेसी और कन्वीनियंस का मैटर हो सकता है, नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर इनको पहले अलाउ किया गया है तो वो कर्टेसी से और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको अलाउ किया गया होगा, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट इंडिया ने बहुत अच्छा बोला कि इट डिनाइड दैट देयर वाज एनी ट्रीटिंग ग्रांटिंग सच राइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने कहा अगर कोई ऐसी ट्रीटी है तो आप हमें दिखा दो कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी आपके साथ ये ट्रीटी सक्सेसफुली कंटिन्यू रखने का अपना विचार किया है। तो ऐसी कोई ट्रीटी है तो नहीं थी ट्रीटी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ी ट्रीटी हुई है, वो तो पहले की थी। तो इंडिया ने 3 पॉइंट्स में अपने आंसर समझा दिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या इसमें अपना कंक्लूजन देता है, उसमें चलते हैं। आईसीजे ने कुछ ऑब्जर्व किया है, सबसे पहले वो देखिए ऑब्जर्व क्या करता है आईसीजे। आईसीजे कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, द कोर्ट फाउंड दैट देयर एग्जिस्टेड अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग पैसेज थ्रू इंडियन टेरिटरी। हाँ भैया, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म प्रैक्टिस तो है, ये लोग आते जाते थे अपनी इस टेरिटरी में जो कि इंडिया में अब है। ठीक है। द ट्रीटी ऑफ 1779 वॉज अ वैलिड ट्रीटी एंड पोर्टुगल वॉज एंटाइटल्ड टू गेट पैसेज थ्रू इंडियन टेरिटरी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेड ट्रीटी। बहुत अच्छी बात बोली, उनके फेवर में बोली। क्या बोला? जो ट्रीटी है 1779 की वो बिल्कुल वैलिड ट्रीटी है और पोर्टुगल ये एंटाइटल है कि उसको पैसेज मिले इंडियन टेरिटरी से इस ट्रीटी के एवज में, क्योंकि भाई ट्रीटी बहुत टाइम से चल रही है, आपने उसको सक्सेसफुली माना है। आपने नहीं माना लेकिन आपके जो पहले के लोग थे जिन्होंने यहाँ रूल किया है उन्होंने माना है, और पोर्टुगल बहुत टाइम से यहाँ पे आता जाता है, तो इसीलिए उसको पैसेज दिया जाए। अब आपको लगा झटका कि यार ये क्या हो गया,
ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कोर्ट की। इसने कहा द कोर्ट रूल दैट इफ अंडर अ ट्रीटी अ स्टेट गेट्स द राइट ऑफ पैसेज थ्रू द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट एंड इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी भी एक ट्रीटी के तहत एक देश को दूसरे देश से होकर जाने का कोई राइट मिलता है या फिर दूसरे देश में जाने का कोई राइट मिलता है और ये कंटिन्यू रखते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक, देन इट गेन्स द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ लॉ इसे मिल जाती है एंड देयर बाय इम्पोजेज द ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट अफेक्टेड टू कंटिन्यू टू गिव राइट ऑफ सच पैसेज। और फिर ये उस देश का हक बन जाता है कि वो अपना पैसेज ले, और दूसरे देश का ये ड्यूटी बन जाती है कि जब लॉन्ग टर्म से चलता हुआ आ रहा है तो आप उससे ये राइट नहीं ले सकते। तो यार इंडिया को लगा यहाँ पे, जो हमारे उस टाइम के लीडर्स थे एक्चुअल में वो उस टाइम में देश के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, तो उन्होंने कहा देखिए, उन्होंने खुद ही सोचा कि यार ये ठीक है, कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट ये डिसीजन दिया है, लेकिन अगर ये चलता रहा तो ये तो फिर और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आगे तो और दिक्कत होगी इसको कैंसिल कराने में। तो ये हमें कुछ अभी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, खुराफाती दिमाग जन्म लेता है और फिर आगे की स्ट्रैटेजी क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपने समझ लिए, कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आईसीजे जजमेंट देता है 4 पॉइंट्स में, इसको हम समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ फोटो को, ठीक है। अब आप देखिए आईसीजे क्या बोलता है। सबसे पहला, पोर्टुगल हैज अ लिमिटेड राइट ऑफ पैसेज फॉर प्राइवेट पर्सन, सिविल ऑफिशियल एंड गुड्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड म्यूचुअल टॉलरेंस। सबसे पहले भाई पोर्टुगल को लिमिटेड राइट होगा पैसेज का, इसके प्राइवेट पर्सन जा सकते हैं, इसके सिविल ऑफिशियल्स जा सकते हैं, इसका सामान जा सकता है। सेकंड पॉइंट, नो राइट ऑफ पैसेज फॉर आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड पुलिस, ठीक है। इन तीनों को तो राइट है कि सिविल पर्सन जाए, ऑफिशियल जाए, गुड्स जाए, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस नहीं जाएगी, उनको टेरिटरी में घुसने की कोई इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इंडिया वॉज नॉट ऑब्लिगेटेड टू अलाउ मिलिट्री पैसेज, मिलिट्री पैसेज को देने के लिए इंडिया बाउंड नहीं है, ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंडिया डिड नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ बाय रिस्ट्रिक्टिंग आर्म्ड पैसेज। अगर इंडिया ने आर्म्ड पैसेज को रोका है तो उसने कोई भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया है, ऐसा कोर्ट ने कहा, ठीक है। अब देखो ये कुछ फैसला हमारे हक में था, लेकिन कुछ हमारे अगेंस्ट था, जो मैंने आपको बताया ना कि यार इनके हम प्राइवेट पर्सन को भी क्यों आने दें, सिविल ऑफिशियल को क्यों आने दें, और इनका सामान भी हम क्यों आने दें, ठीक है। तो यही से खुराफाती दिमाग जन्म लेता है उस टाइम के लीडर्स का, ठीक है। तो अब वो क्या सोचते हैं इसके आफ्टर मैथ में देखिए। तो पहले हम इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस जान लेते हैं, इस जजमेंट का फायदा और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ये अफर्म करता है दैट कस्टमरी राइट्स मे एग्जिस्ट इवन विदाउट फॉर्मल ट्रीटीज। कोई फॉर्मल ट्रीटी है या नहीं, इसके बावजूद भी आपके कस्टमरी राइट्स बन सकते हैं। इस कोर्ट ने ये मतलब इस केस से ये निकलता है कैसे, देखो कोई भी फॉर्मल ट्रीटी नहीं थी ना इंडिया और उसके बीच में, पोर्टुगल के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं थी, फिर भी देखो ना, फिर भी कोर्ट ने क्या अफर्म कर दिया कि हाँ भाई लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है तो भैया ये आ सकता है। कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, है कि नहीं, बिल्कुल है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट एम्फसाइज दैट स्टेट सॉवरनिटी बट रिकॉग्नाइज लिमिटेड कस्टमरी राइट्स। इसने साथ ही साथ में स्टेट की सॉवरनिटी को भी माना कि भाई स्टेट जो है अब आज़ाद हो चुका है, सॉवरन हो चुका है, और इसी के साथ कस्टम्स को भी माना कि भाई कस्टम चलता आ रहा है तो वो भी नहीं रुकेगा, और स्टेट सॉवरन हो चुका है तो कुछ राइट स्टेट का भी बनता है, ठीक है। एंड डिफाइन किया इसने लिमिट्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ वर्सेस सॉवरन कंट्रोल। बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर ये कहीं पे भी ऐसा यूज़ होता है ना तो आप इस केस लॉ का फ़ायदा ले सकते हैं, वहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं कि कस्टम वर्सेस सॉवरनिटी, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा टाइटल आता है तो। और ये मैंने कई बार देखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर कहीं पे भी बात आए कि भैया कस्टम ज़्यादा वैल्यू के हैं या फिर सॉवरन कंट्रोल ज़्यादा वैल्यू का है, तो उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे लेकिन इस केस को मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। तो कस्टम, ये 3 पॉइंट्स में इसका इस जजमेंट का जो है सिग्निफिकेंस है। नाउ अब हम आगे देखते हैं इससे क्या हमारा आफ्टर मैथ क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। कोर्ट ने तो दे दिया ना, लेकिन आज तो हम देखते हैं गोवा हमारे कंट्रोल में है, दमन दीव हमारा है, दादर नगर हवेली हमारा है। तो अब क्या हुआ था, देखो होता क्या है, कोर्ट ने दे दिया फैसला, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट क्या है, इज अ टूथलेस टाइगर है। अब ये स्टेटमेंट किसने दी थी, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी है कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसे टूथलेस टाइगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जजमेंट दे सकता है, टाइगर की तरह कुछ भी बोल तो सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता। अब इसने भैया दे दिया, लेकिन इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन को कंटिन्यू रखा कि भैया हम तो नहीं घुसने देंगे आपके प्राइवेट पर्सन को भी, आप बिल्कुल तरीके से आइए जैसे और लोग आते हैं, ठीक है। तो पोर्टुगल कंसीडर्ड इंडियाज कंटिन्यूड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वायोलेशन लीडिंग टू डिप्लोमेटिक टेंशन हो गई दोनों देशों के बीच में,
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली में नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रहते तो वहाँ इंडिया के लोग ही थे ना बहुत सारे, तो उन्होंने भी हम मतलब ये प्रोटेस्ट उठाया कि हमें इन जो कॉलोनियल रूल है इससे आज़ादी चाहिए, पूरा देश आज़ाद हो गया तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये प्रोटेस्ट उन्होंने उठाया या फिर उठाने के लिए किसी ने बोला, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन 1954 में क्या होता है, दादर नागर हवेली को हम क्या कर देते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट उसे आज़ाद करवा देते हैं। उसका जो वहाँ का पोर्टुगल का लीडर होता है उनको हटा देते हैं और अपना पर्सन बैठा देते हैं, तो कंट्रोल आ गया इंडिया के पास। ठीक है, अब पोर्टुगल ने लॉस कर दिया एक्चुअल कंट्रोल, दो दे मेंटेन डिप्लोमेटिक क्लेम्स तो हमारे चल रहे थे, वो डिप्लोमेटिक क्लेम्स तो बोल ही रहा था कि भैया हमारा है, देखो जजमेंट हमारे फेवर में है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल उसका खो चुका था वहाँ से। अब सेम दिसंबर 1961 में क्या होता है, इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन विजय, और इससे हम आज़ाद करा लेते हैं किसको, गोवा को और दमन एंड दीव को। इन दोनों को भी हमने आज़ाद करवा दिया ऑपरेशन विजय से 1961 में, और ये टेरिटरीज भी ऑफिशियली किसके पास आ गई, हमारे पास आ गई, इंडिया के पास आ गई। अब दीज टेरिटरीज वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया एंडिंग 450 ईयर्स ऑफ पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल। 450 साल का जो इनका रूल था वो खत्म हो गया, इनके लीडर्स को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, अब गोवा का जैसे एनेक्सेशन हुआ, पोर्तुगल ने हमारे साथ, इंडिया के साथ क्या कर दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए। पर कोई बात नहीं, बहुत टाइम तक ये खत्म रहे। कब से, देखो 61 से लेके 74 तक ये खत्म रहे। 74 में दोबारा से इन्हें रिस्टोर किया गया 1974 में। फिर पोर्टुगल भी समझ गया कि हाँ भाई देखो, इंडिया ने, क्योंकि उसको अपनी टेरिटरी का एक यूनियन, हम क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो ये सब यूनियन है, ये कोई अलग नहीं हो सकता है, किसी के पास चॉइस नहीं है अलग होने की, हम एक यूनियन है। ठीक है, तो इसीलिए पोर्टुगल भी समझ गया। अब फिर हमने, अगर आपने नोटिस किया होगा, 2020 तक हमने, 20 या 22 तक हमने 2 सीट्स हम एंग्लो इंडियंस के लिए रखते थे। ठीक है ना, लोकसभा में। तो एंग्लो इंडियंस कौन है, जो इन्हीं के अपकमिंग्स थे, उन्हीं के लिए तो हमने 2 सीट्स हम रखते थे कि देखो आपका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर अब बहुत कम हो गए एंग्लो इंडियंस, तो अब सीट्स हटा दी गई, 2 सीट्स होती थी। ठीक है ना, तो यही फिर पोर्टुगल धीरे धीरे समझ गया, 1974 में डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा से कंटिन्यू हो गए। तो ये था इस पूरा केस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आपको वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर करना जिसके लिए भी यूज़फुल हो। ठीक है, और इसके नोट्स बना के रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।